ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में। मैं हूं आशीष सिंह। कोरोना का कहर पूरे देश में है, लोग सहमे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जो आपके डर और आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। इंडिया न्यूज ओपीडी, जहां आपको आपके उन सवालों का जवाब मिलेगा जो आपके मन में उस वक्त से हैं जब से कोरोना की इस महामारी ने हम सबको घेरा हुआ है। मेरे चारों तरफ वो सवाल है जो आपके मन में इस वक्त जाहिर है कि उठ रहे होंगे कि कैसे ऐसे वक्त में जब अस्पतालों में बेड नहीं है तो आखिर कोरोना का इलाज घर पर कैसे होगा। घर पर अगर हम हैं और हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है तो आपको ऐसा क्या करना होगा कि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए, और सबसे अहम ये कि दूसरी लहर के बाद तीसरे के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके लिए हमें कैसे तैयार होना है, कैसे बुजुर्गों और बच्चों को इस महामारी से महफूज रखना है, अपने परिवार को कैसे बचाना है। इन्हीं सभी सवालों के साथ हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और देश के बड़े से बड़े डॉक्टर जुड़ेंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों के रवैये को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। ये लेटेस्ट अपडेट आई है। बेड फीस ज्यादा लिए जाने पर दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए हैं। बेड प्राइस को लेकर जल्द कुछ करे सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट का फरमान आया है। दिल्ली में 24 घंटे का बेड चार्ज 60,000 तक लिया जा रहा है। ये एक वो समस्या है जो पिछले साल से ही दिखनी शुरू हो गई थी। पता नहीं क्यों, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, वो इस समस्या को लेकर अभी तक जागी नहीं थी। और एक बार फिर एक और उदाहरण पेश होते हुए कि सरकारें नहीं बल्कि कोर्ट चला रही हैं। इस तरह के कदम खुद ही राज्य के चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री या फिर केंद्र सरकार से स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में किसी तरह के एक्शन ले लेने चाहिए थे। एक साल से ज्यादा का समय हो गया है कोरोना की महामारी से इस देश को जूझते हुए, पर अब दिल्ली हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। कोरोना के इस काल में कालाबाजारी भी जारी है। दिल्ली के खान मार्केट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जब्त किए हैं। ऑक्सीजन जब्त किए थे और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में छिपाकर रखे गए थे, जहां पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले बीते रोज दिल्ली पुलिस ने एक रेस्टोरेंट और साउथ दिल्ली के फार्म हाउस पर छापेमारी कर 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी लगातार जारी थी और इन्हें जरूरतमंद लोगों को 3.5 गुना दामों पर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी रेस्टोरेंट के मालिक का नाम नवनीत कालरा बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अगली खबर कोरोना से ही जुड़ी हुई। कोरोना का कहर लगातार जहां देखने को मिल रहा है, लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए लोगों को जहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं तमाम लोगों को ऑक्सीजन के बिना ही लौट रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता रवि की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अभी गिनते हैं सारा। कोरोना की महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर समस्या किसी की चीज की है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लगातार लोग नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो तमाम सारे ऐसे प्लांट है जहां पर गैस की कमी ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। मैं इसमें लखनऊ के ताल कटोरा के अवध ऑक्सीजन गैस प्लांट के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर लंबी लाइन लगती थी, लेकिन इस समय कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो गई है, जिसके बाद जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी वो यहाँ से लौट रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की इसमें कितनी जरूरत है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है ऑक्सीजन वो खत्म हो गई। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? फजुल्लागंज से। फजुल्लागंज कब आया था भैया? अभी तो हमको भी आए 10 मिनट पहले। तो क्या हुआ, क्या बताया जा रहा है? गैस खत्म हो गई। खत्म हो गई। बताइए कि ये क्या हुआ, आप लोग वापस क्यों लौट रहे हैं? सर मिल गए हमको।
मिल गया आपको मिल गई? हाँ, लाइन लगाए थे सुबह से, भी मिल गया है। अच्छा हाँ। तो बता रहे ऑक्सीजन अभी खत्म हो गई है। हाँ, खत्म होने वाला है, अभी तो अभी सब मिल रहा है। तो घंटों के इंतजार के बाद जिसका नंबर आ गया उसको ऑक्सीजन मिल गई, वो ऑक्सीजन लेकर जा भी रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो यहाँ पर आए भी थे, लेकिन ऑक्सीजन की खत्म होने की वजह से अब वो वापस लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी दूसरे प्लांट में चले जाइए तो शायद उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं जहां पर लोगों को बिना ऑक्सीजन के वापस लौटना पड़ रहा है। हरिओम के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए, तो इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में हमारे साथ में डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में आपका समय देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं वापस, पिछले वीकेंड पे हमें नंबर्स के कुछ ट्रेंड घटते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब नए राज्य ऐसे आ गए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं, और अब लगभग भारत का कोई भी ऐसा बड़ा राज्य है नहीं जो कोरोना की महामारी से अछूता है। सब हायर रिस्क कैटेगरी में आ चुके हैं और हायर नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर हम देखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही थी, मेडिकल हो, बेड्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या फिर रेमडेसिविर हो, ये किस तरह से आप ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं कि क्या इस कमी को किसी तरह से कॉम्पनसेट किया जा चुका है? लोगों को क्या अब भी इजीली मिल पा रही है चीजें? निश्चित रूप से जैसा कि दिल्ली का देखें या का देखें, और राज्यों से अच्छी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, वो अब काफी हद तक साफ नजर आ रही है। अभी भी मिल रहा है, अभी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अब ऑक्सीजन नजर आ रही है। इस तरह से भी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसमें भी गवर्नमेंट ने अच्छी बरती है। वो इंजेक्शंस जो मरीज डॉक्टर मिश्रा, आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे वापस उसे ठीक कर आपके साथ रिकनेक्ट करने की, और जब तक दूसरी खबरों का रुख कर ले। और मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वापस हम डॉक्टर मिश्रा के साथ में रिकनेक्ट करें ताकि बेहतर ऑडियो दर्शकों तक जा सके। कोरोना की दूसरी लहर यूपी समेत पूरे देश में कहर बरपा रही है। कानपुर में ऑक्सीजन की कमी लोगों के लिए विकराल बनती जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी इस भीड़ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कानपुर में सरकारी दवाओं की कमी है, और साथ ही साथ जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसकी सच्चाई क्या है। तो एक बार फिर हम डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा के साथ में संपर्क साध चुके हैं और उनके पास चलते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए कि हम किस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, अब फॉरेन एड के बाद में क्या चीजों की आपूर्ति पूरी तरह से हो पा रही है? या निश्चित रूप से जो आपका क्वेश्चन था कि जो ऑक्सीजन है और जो मेडिसिन है, खास करके जो रेमडेसिविर है, क्या आप ये पर्याप्त मात्रा में अपने देश में उपलब्ध है? मैं कहूंगा कि पर्याप्त मात्रा में तो नहीं है, लेकिन जो पहले अभी पिछले हफ्ते या उससे पहले जो दिक्कतें थी उसमें काफी कुछ आपूर्ति होती नजर आ रही है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं और हमारी इंडस्ट्रीज हेल्प कर रही हैं। और ऑक्सीजन तमाम राज्यों से भी खबर आ रही है कि उनको उपयुक्त कोटा मिल रहा है, जो पूरा तो नहीं है। जैसे दिल्ली में भी पिछले 2 दिन से कोटा पूरा हो रहा है, तो ये अच्छी खबर है। इंजेक्शन जो रेमडेसिविर है उसमें भी सरकार ने एक गाइडलाइंस करी है कि किनको देना है। पहले क्या हो रहा था कि घर पे बैठे हुए लोग थोड़ा सा सिम्टम्स आए वो ये मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे थे। अब ये प्रोटोकॉल है कि हॉस्पिटल में ही इसको देना है। बहुत सारी फॉरेन एड आ रही है, हमारे देश में भी प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ये इंजेक्शन भी अब काफी कुछ आपूर्ति की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले बीच में ये देखा गया था कि यूपी में, दिल्ली में, ये पंजाब में या मध्य प्रदेश में नंबर घट रहे थे, लेकिन अब वो नंबर फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिल्ली अभी भी बेटर है, मुंबई बेटर है, लेकिन दक्षिण के जो प्रदेश हैं और अब उत्तर और अभी पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ जो हैदराबाद या कि हम कहें कि आंध्र प्रदेश में जो नया वायरस का जो प्रतिरूप आया है, जिसमें कि हम जो टेस्ट करते हैं वो नेगेटिव आता है, लेकिन पेशेंट बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक है, वो अब उड़ीसा की तरफ जा रहा है या कि बंगाल की तरफ भी जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर नहीं है, स्थिति बड़ी नाजुक नजर आ रही है, लेकिन सरकारों की कोशिशें जारी हैं
मरीज भी अब काफी कुछ ठीक होते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की दिक्कतें जा रही हैं, थोड़ी मॉर्टेलिटी बढ़ी है, पर क्या करें, ये दिक्कत है, इसको हमें ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से अभी खत्म होता महीने 2 महीने नजर तो नहीं आ रहा। डॉक्टर मिश्रा, एक बड़ा डिबेट चल रहा है देश में, वो है कि नेशनल लॉकडाउन लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। अमूमन राजनेता या फिर जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस पर निर्णय ले रहे हैं और उसमें मुझे डॉक्टर्स का ओपिनियन बहुत कम दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, ये एक वो एरिया है जहां पर सरकारों को ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है कि आप ज्यादा डॉक्टर्स की बॉडी से पूछिए, ना कि एक ब्यूरोक्रेट और एक राजनेता को इस तरह से निर्णय लेने चाहिए। पहले अगर महीने भर पहले की हम स्थिति देखें तो सभी राज्यों में स्थिति खराब नहीं थी, कुछ एक राज्य ही थे, ज्यादातर 4-5 राज्य अगर हम देखें जहां पर स्थिति खराब थी, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इस तरह के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब देश के लगभग सारे के सारे बड़े राज्यों में स्थिति खराब है। एज ए डॉक्टर आपको लग रहा है कि नेशनल लॉकडाउन का समय आ गया है? अभी एक बयान आया था डॉक्टर फौजी का, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े इन्फेक्शियस डिजीज के विद्वान हैं। वो भी इंडिया की जो बढ़ती हुई स्थिति है उसको देख रहे हैं। उनका भी मानना है कि अब नेशनल लॉकडाउन का समय आ गया है। हमें नेशनल लॉकडाउन कब करना चाहिए? जब डिजीज हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है, हमारे जो संसाधन हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्रंच उसमें दिख रहा है, तो वो स्थिति अब आ रही है। यदि ये संभलती नजर नहीं आती तो निश्चित रूप से नेशनल लॉकडाउन पर जाना चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। अभी जो लॉकडाउन है जो प्रदेश कर रहे हैं वो बड़ा लचीला सा लॉकडाउन कर रहे हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू हो रहा है, कहीं रात का कर्फ्यू है, कहीं बड़ी सारी चीजें एसेंशियल्स हैं और उसके साथ में और भी चीजें हैं जो खुली हुई है। तो इन सबको एक तरह से बड़े सख्त रूप से एक लॉकडाउन करना चाहिए। और जिस तरह से कि सारे राज्य अब इन्फेक्टेड हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि ये वक्त आ गया है कि जब अब नेशनल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी मोदी जी को, अमित शाह साहब को, बाकी लोगों को चीफ मिनिस्टर से बात करके ये कदम लेने की वक्त अब नजर आ रहा है। ओके, जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसको सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश का स्ट्रेन और ज़्यादा इन्फेक्शियस और साथ ही साथ इस तरह का स्ट्रेन बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दे रहा है, यानी कि फेफड़ों पर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। इस तरह के और भी कई स्ट्रेन्स हमें देखने मिले हैं। उसको लेकर ट्रैकिंग सरकारों की तरफ से कितनी की जा रही है और कितनी सक्षम हो रही है? सरकारें ही तो पता कर रही, तभी तो हमें ये पता चल रहा है कि आंध्र प्रदेश का स्ट्रेन बहुत डेंजरस है। सरकारें और जो आईसीएमआर है और बाकी जो वैज्ञानिक है निश्चित रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसको रोकने के क्या संसाधन है, ये देखने की बात है। अब यदि ये इंटरकनेक्टेड स्टेट्स है, यदि आंध्र प्रदेश में आया है तो निश्चित रूप से और भी राज्यों में जाएगा। वो किस तरह से, या तो नेशनल मोबिलिटी कम की जाए, दूसरा क्या है कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए जैसा कि पहली स्थिति में आया था। तो उसकी वजह से कुछ यदि मोबिलिटी कम होगी तो हो सकता है कि ये इन्फेक्शन जो है ये भी कम होगा और इसमें कंट्रोल किया जा सकेगा। यही आप हमारे पास एक साधन है और क्या है। ओके, हमने देखा है कि अब काफी ज्यादा फॉरेन एड मिली है, तो ये जो सप्लाईज मिले हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, क्रायोजेनिक सिलेंडर टैंकर्स हो, इसके अलावा रेमडेसिविर के काफ़ी ज़्यादा वायल्स हमें मिले हैं, लाखों की तादाद में फॉरेन एड के तौर पर। और सरकार क्लेम कर रही है कि 1 करोड़ से ज़्यादा अब हमारा प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पर शुरू हो चुका है, जो कि पहले 25-30 लाख के आसपास में था। ऐसे में आपको लग रहा है कि फॉरेन एड तो लगातार नहीं मिलेगी, लेकिन नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और अगले कुछ महीनों में तीसरी वेव भी आने वाली है। दूसरी अभी तक डिप नहीं हुई है, तीसरी भी आने वाली है। क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लेवल पर, चाहे वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो, रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं दूसरी वेव खत्म करने के लिए और तीसरी वेव को टैकल करने के लिए? देखिए, भारत जैसा विशाल देश है, उसमें हमें फॉरेन एड से हम अपनी कंट्री को नहीं चला सकते, ये निश्चित है। हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और इसकी तरफ हमारा देश चला रहा है। और हमें निश्चित रूप से, हम एक टाइम था जबकि तमाम देशों को मदद कर रहे थे, अब ये वक्त आ गया है। और ऐसा नहीं है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, सारी जो इंडस्ट्रीज है वो काम कर रही हैं, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्रोडक्शन हाउसेस हो, सब कोई अपनी, तभी तो देखिए ऑक्सीजन की जो कमी, कोई फॉरेन से 10, 20, 50 कंसंट्रेट आने से काम नहीं चल रहा है। हमारे अपना
देशी प्रोडक्शन है बढ़ा है, हमारी इंडस्ट्रीज ने इस पर मदद किया है, तभी हम इतने बड़े विशाल जनसमूह को ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि हमें फॉरेन एड से हमारी कंट्री को नहीं चलाना है, हमें तो अपने आप को विश्वास करना है और उसके साथ में ही आगे बढ़ना है, और उस दिशा में हम चल रहे हैं। देखिएगा, महीने भर का वक्त लगेगा, हम निश्चित रूप से इन तमाम चीजों पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारा देश, मेरा ये मानना है कि ये जो सेकंड वेव है इस पे कंट्रोल करके जब थर्ड वेव आएगी तो हम निश्चित रूप से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। थर्ड वेव में हम जो सोच रहे हैं जो होने वाला है उसमें बच्चों में ज्यादा त्रासदी आने वाली है, बच्चों में ये ज्यादा मार पड़ेगी। इसके लिए आज हमारी सरकारों को, हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये देखना है कि किस तरह से हम बच्चों के लिए बेड क्रिएट कर सकें, किस तरह से उनसे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर सकें, जिससे हमारे बच्चों में ना ये बीमारी बड़ी तेजी से न फैल पाए। ओके, डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ में कोविड ओपीडी में एक कॉलर जुड़ गए हैं, उन्हें कुछ प्रश्न पूछना है। राजकुमार कानपुर से हैं। राजकुमार जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर जी, मुझे बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी और मेरी दवा इस कोरोना के कारण से मैं दवा नहीं ले पा रहा हूँ, और तो मैं क्या करूँ, फिलहाल मैं क्या दवा लूँ जो जिससे कि मुझे तकलीफ ना हो। देखिए, अब आपका कोरोना की स्थिति क्या है? आपका कोरोना अब ठीक हो गया है? जी, जब आप ठीक हो गए तो आपको पुनः वापस अपनी वो हार्ट की दवाइयों पे जाना चाहिए। हार्ट की जो दवाइयां हैं आप उनको फिर से शुरू कर दें जो आपको लिखी गई, पुनः स्टार्ट करिए और जल्दी स्टार्ट करिए। ठीक है राजकुमार जी, आई होप कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे साथ में बने रहिए। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हम दर्शकों को अपडेट कर दें कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,832 नए केसेस आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 341 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब 24.92% हुआ है और 24 घंटे में इलाज से 19,085 लोग ठीक हुए हैं। तो ये आंकड़ा कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जब 15 दिन पहले लगभग 25-30 हजार के आसपास आंकड़े जा रहे थे, उससे काफी कम होने शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी 18 से 20-21 हजार के बीच में पिछले कई दिनों से दिल्ली में नए केसेस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का कुछ खासा असर दिखा नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब भी 25 से 30 के बीच में था। अब लॉकडाउन होके लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं और उसके बावजूद केसेस काफ़ी ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। आज भी लगभग 19,832 केसेस काफ़ी बड़ी तादाद होती है दिल्ली की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए। वापस चलते हैं इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी के पास। डॉक्टर मिश्रा, हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का असर बहुत जगह पर दिख नहीं रहा है, जो कि दिल्ली ने तो फुल लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, लगभग 3 हफ्ते हो गए, लेकिन उसके बाद में भी अब केवल 20,000 के आसपास में नंबर है। पहले 25-27 हजार तक जा रहे थे नंबर, 30,000 के पास में भी गए थे, लेकिन अब भी 3 हफ्ते बाद में भी कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। क्या कारण है? चेन नहीं टूट पा रही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कहाँ पे कमी रह जा रही है? है कि ये एक तरह से पॉजिटिव मानना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्टिविटी रेट जो 2 हफ्ते पहले थी वो 36% थी और आज 24% है। ये बड़ी भारी गिरावट है। और दूसरा एक और देखिए कि जो इसमें लोगों के ठीक होने का नंबर है वो उतना ही आ गया जितने की इन्फेक्टिविटी है। कल हमारे पास 19,200 के करीब केस थे और आज करीब 19,900 के करीब केस हैं। तो जो बढ़ी है नंबर वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो प्लेटू की तरफ हम जा रहे हैं। हो सकता है कि ये दौर 2-3 दिन से चल रहा है 19,000 और ये चलता रहा तो हो सकता है कि हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। निश्चित रूप से जब मैं पहले भी कहा था कि हमारा जो लॉकडाउन अभी बहुत सीवियर नहीं है और नेशनल लॉकडाउन नहीं है, तो जितना हमें इससे वो मिलना चाहिए था एडवांटेज वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से सरकारें इस पर विचार कर रही होंगी। आज हमारे चीफ मिनिस्टर जी भी आज बड़ी भारी मीटिंग ले रहे हैं, वो भी इस पर विचार करेंगे और जो उचित कदम होगा निश्चित रूप से सब लोग लगे हुए हैं। सब जितने लोग हैं, मीडिया है, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सब कोई इस तरफ देख रहे हैं और सबको क्रेडिट देनी चाहिए। ओके, अब हम आगे क्या हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लोगों को घर पर ही काफी ज्यादा मजबूरन अपने आप को ट्रीट करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन और बेड्स तो है नहीं। ऐसे में राज्य सरकारों को कोई नई इनोवेटिव मोबाइल तरीके से चीजें शुरू करनी चाहिए
चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने हो, कॉन्सेंट्रेटर्स हो, टेली कंसल्टेंसी चल रही है। लेकिन टेली कंसल्टेंसी भी आपको भी पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल एनजीओज अपने लेवल पर चला रहे हैं। राज्य सरकारों की टेली कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा चल नहीं रही है। इनोवेटिव तरीके, नंबर्स को ज़्यादा देखते हुए क्या क्या करने चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो? ऐसा है कि मुझे भी कोरोना हुआ था। मैं दो हफ्ते अस्पताल में रहा था। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे जो सरकार की तरफ से जो मुझे मैसेजेस आते थे वो उपयुक्त नहीं है। उनके जो मैसेजेस आते हैं उसमें दो चीजों पर उनको प्रमुखता दी जाती है कि आप कब हुआ था आपका टेस्ट और आप कैसे हो, सैचुरेशन क्या है, और इसके बाद आप पूछते हैं कि प्लाज्मा आपको देना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये मरीज को ठीक होने में मदद करने वाली नहीं होती है। सरकार की तरफ से जो भी मैसेजेज आते हैं कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं करता है, उनके जो पैरामेडिक्स हैं या जो भी क्लर्क्स बैठे होते हैं वो करते हैं। ये आज हम देखते हैं कि करीब 40-45 हजार लोग जो हैं वो घर पर आइसोलेशन में रह रहे हैं जिनको कोरोना है। ये बहुत बड़ी संख्या है बनिस्पत के जो हॉस्पिटलाइजेशन में है। इसलिए सरकार को इन जो 50 हजार लोग हैं जो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इन पर और तेजी से, बड़ी सख्ती से इन पर ध्यान देना चाहिए और इनकी जो जरूरतें हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, वो आज अब ये कहा जा रहा है केमिस्ट के द्वारा कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन दोगे तभी आपको हम मेडिसिन देंगे। अब यदि ये व्यक्ति अस्पताल नहीं जाते हैं तो इनको प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगा? दे आर पॉजिटिव, यू प्रूफ पॉजिटिव है, RT-PCR पॉजिटिव है, इनको कोरोना है, लेकिन पुलिस कहता है कि सरकार ने कहा कि जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो आपको मेडिसिन नहीं देंगे। अब ये बताइए कि 50 हजार लोग किस तरह से डॉक्टरों से प्रिस्क्रिप्शन दें जबकि वो वहाँ जा नहीं रहे हैं, डॉक्टर हैं। तो सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में सोचना चाहिए और आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकारें इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जो 50 हजार लोग दिल्ली में आज जो घर में बैठ करके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन डॉक्टर मिश्रा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में। मैं हूं आशीष सिंह और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,832 नए केसेस आए हैं और दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 341 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब 24.92% हुआ है और पिछले 24 घंटे में ही इलाज से 19,085 लोग ठीक हुए हैं। देश की राजधानी का ये लेटेस्ट अपडेट। कोरोना के इस काल में कालाबाजारी भी जारी है। दिल्ली के खान मार्केट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जब्त किए हैं और ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में छिपाकर रखे गए थे, जहां पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें अपने कब्जे में लिया है। इससे पहले बीती रोज दिल्ली पुलिस ने एक रेस्टोरेंट और साउथ दिल्ली के फार्म हाउस पर छापेमारी कर 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी की जा रही थी और इन्हें ज़रूरतमंद लोगों को 3.5 गुना दामों पर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन सभी रेस्टोरेंट के मालिक का नाम नवनीत कालरा बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जहां कोविड की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड और तमाम चीजों की अभाव देखा जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग और कालाबाजारी है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने 24 से 48 घंटों में छापेमारी कर तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेट जब्त किए गए हैं। आप सामने देखेंगे इस समय हम लोधी स्टेट पुलिस थाने मौजूद हैं। आप देखेंगे ये वही टीम है जो तमाम तरह से इस ऑक्सीजन कंसंट्रेट को छापेमारी कर अलग अलग जगहों से जब्त करके लेकर आई। इनका साथ में कहना है कि जो ऑक्सीजन का कंसाइनमेंट था ये मैट्रिक्स सेलुलर जो है ओनर हैं दुग्गल, उनके जरिए ये पूरा मैट्रिक्स चाइना के जरिए मंगाया जा रहा था और ये पूरा माल जो है वो यहाँ पर डिलीवर हुआ। डिलीवर होने के बाद से तमाम सप्लाई भी की गई। यानी ये जो कॉस्ट थी इसको मंगाने की कॉस्ट वो 16,000 से 22,000 तक थी, लेकिन जो बेचे जा रहे थे वो 50,000 से ज़्यादा की कॉस्ट में बेचे जा रहे थे। लेकिन पूरा वाकया क्या है, हमारे साथ डीसीपी अतुल ठाकुर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर ये आपने जो चैन ये बनाई, मैं देखा पूरी टीम है, कैसे आपको पता चला कि हाँ ये लोग हैं जो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं? ये कल ये इशू जो है वो शुरू हुआ जब हमारे एक ऑफिसर पेट्रोलिंग पे निकले और लोधी कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे उन्होंने हलचल देखी। जब उन्होंने उसको चेक किया तो वहाँ देखा कि 32 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ पे मौजूद थे
और 4 लोग थे, उनसे पूछताछ की गई। वो जवाब नहीं दे पाए कि वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इतनी भारी मात्रा में क्यों थे वहाँ पे, तो उनको सीज किया गया, केस दर्ज किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। फिर उनकी निशानदेही पे फिर हमारी टीम जो है उसने फर्दर रेड्स की, 287 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बरामद किए। टोटल जो है वो इट रीच्ड 387 कॉन्सेंट्रेटर्स और उन्होंने बरामद किए, एंड इट रीच्ड अराउंड 419 कॉन्सेंट्रेटर्स। एंड देन उसके बाद उन 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, उनका पुलिस कस्टडी लिया गया, और उसके बाद उनकी जो डिस्क्लोजर था उसके बेसिस पे टाउन हॉल करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ से 9 और कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए, और उसके अलावा खान चाचा करके रेस्टोरेंट है जहाँ पे 96 और कॉन्सेंट्रेटर्स, टोटल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स वर रिकवर्ड, एंड और भी जगह द रेड्स आर ऑन गोइंग, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मोर such concentrators will be recovered. तो अभी आपको जो ये तमाम ये कंसाइनमेंट हुआ, किसने मंगाया था? कंसाइनमेंट ओनर कौन था यहाँ पे इंडिया का, कहाँ से ये आ रहा था? ये कंसाइनमेंट जो है ये मैट्रिक्स सेल्युलर करके एक कंपनी है जो प्रारंभिक जांच में हमें पता चला है, जो इनके मैनेजर्स ने डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने मंगवाया था, और स्टोरेज के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में रखा गया था, और ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ये लोग सेल कर रहे थे, और फिर उसके बाद जो पब्लिक है उनमें ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट दामों पे 50,000, 60,000, 70,000 तक ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ये बेच रहे थे। कालाबाजारी हो रही है, तमाम लोगों को दिक्कत ही हो रही है। अब इन कॉन्सेंट्रेट को तमाम उन ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा जो हकीकत में इसके लिए हकदार हैं। कैमरामैन अजय के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में हम वापस चलते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास में। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं अभी भी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आपके सारे क्वेश्चंस जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक क्वेश्चन आया है, वो ये है कि ये कानपुर से हैं, इनका नाम जुगल है, और जुगल पूछ रहे हैं कि इन्हें थ्रोट पेन है, हालांकि इनका ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर बीते 24 घंटे में एक बार 100 के पास पहुंचा था, लेकिन उसके बाद हमेशा 98, 99 के पास में रहा है। इन्हें इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जो थ्रोट पेन है वो इन्हें लगता है कि इन्होंने कोई ठंडी चीज़ें खाई थी पिछले 2-3 दिनों में, उसकी वजह से है। तो क्या मॉनिटर करना चाहिए या फिर आगे क्या कदम करना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि थ्रोट जो पेन है ये कोविड का ही सिम्टम होता है, तो और इनको टेम्परेचर भी आया है, तो इनको मान के चलना चाहिए पहली चीज इनको कोविड हो सकता है। अब ये जो टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं होता, इसमें कुछ वक्त लगता है, 4-5 दिन पहले स्टेज तक ये इनका जो ऑक्सीजनेशन होता है वो डाउन नहीं होता। तो इसको वॉच करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, और हो सके तो RT-PCR या रैपिड टेस्ट जो भी कोरोना का टेस्ट उनके पास अवेलेबल हो वो कराना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि लोगों को इन्फेक्शन ना हो, इसको बचाने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। बाकी इनको जो शुरुआत की दवाइयाँ होती हैं, जिंक है, ये या कि विटामिन C है, विटामिन D है, गले में खराश है तो उसके लिए भाप लेना चाहिए, गर्म पानी लेना चाहिए, ये सब शुरू कर दें। लेकिन सबसे जरूरी है कि ये अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे घर के दूसरे मेंबर्स को ये अपनी बीमारी न दे सके। मुझे इनके लक्षण से लग रहा है कि क्योंकि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, तो उसको पहली डायग्नोसिस उसी को मानना पड़ेगा। ओके डॉक्टर मिश्रा, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपनी जो कैपेसिटी है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स इसी तरह से कंट्रोल में नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा आपको सोशल अवेयरनेस और लोगों को इनोवेटिव तरीके से उनके घर पर जाके इलाज करना, मोबाइल हॉस्पिटल्स, इस तरह की ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। पहले भी मैंने जैसे कहा कि करीब दिल्ली में 50,000 लोग हैं जो घर पे हैं, वो कोरोना से ऑलरेडी पीड़ित है, डायग्नोज हैं, तो उनको निश्चित रूप से, क्योंकि बड़े सारे फोन मेरे पास आते हैं कि किसी तरह से बेड मिल जाए, अब बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनको निश्चित रूप से उनको घर पे दवाइयाँ, सलाह
और उनका टेम्परेचर, उनका और भी जो वाइटल्स है उनको जांच करने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सोशल जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से होना चाहिए। सरकार अपने माध्यम है, हेल्थ वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर हैं, इनके द्वारा मैसेज जाना चाहिए। और बड़े सारे चैनल्स है जहाँ तक डॉक्टर्स लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, और वो सिर्फ सारे लोग इन चैनल्स बीमारियां होती है तो वो कहते हैं कि टीवी को अवॉइड करें, तो कैसे पास मैसेज आए? तो सरकारों को निश्चित रूप से, क्योंकि 2/3 से ज्यादा लोग हैं जो घर पे ट्रीटमेंट ले रही हैं, वो अस्पतालों पे नहीं है। इनको सारे लोग हैं जिनको अस्पताल की जरूरत है, बेड नहीं मिल पा रहे। तो ये आपका जो सोच है, जो आपने जो ये सामने रखी बात, ये बहुत लाजमी है और सरकारों पर इसमें सख्ती से ध्यान देना चाहिए और इसको एक इनिशिएटिव की तरह, एक मुहिम की तरह लेना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को घर पे अप्रोच करें, उनको ट्रीटमेंट गाइडेंस दें, उनको सोशल प्रॉब्लम से उनको समझें और घर के और भी मेंबर हैं इसको उस तरह से बचाएं कि ये जो महामारी का लिंक है इसको तोड़ा जा सके। ओके, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर मिश्रा, उनका नाम है प्रदीप, जो कि गाजियाबाद से हैं। प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है, जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं उन्हें फीवर स्टार्ट होता है और वो फीवर में भी लोगों से मिलने लगते हैं, क्या वो दूसरों को इफेक्टिव कर सकते हैं? क्या उनको भी दूसरों को बुखार हो सकता है उन लोगों से? मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वैक्सीन लगवा के आते हैं लोग, उनको एक हफ्ता घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? प्रदीप जी, क्या होता है कि वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को फीवर आता है, कुछ लोगों को लोकल दर्द होता है, कुछ को शरीर में थोड़ी सी पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो यदि ये वैक्सीन की वजह से फीवर है तो उनको किसी और से आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय जिस तरह से कि कोरोना फैल रहा है, तो लोग जो वैक्सीन लगा के जाते हैं, हो सकता है कि उनको पहले से कोरोना चल रहा हो, उस समय फीवर न आया हो, तो यदि वो उसकी वजह से है तो निश्चित रूप से इनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए। लेकिन जो वैक्सीन की वजह से फीवर होता है ना, उसमें अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो कोरोना की वजह से नहीं है, वो वैक्सीन की वजह से शरीर का, वो आपके शरीर का रिएक्शन है जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बहुत होता है। ओके, आई होप प्रदीप आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। डॉक्टर मिश्रा, हमने देखा है कि कुछ अभी जो अपडेट्स आई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कुछ राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और 6 राज्य हैं ऐसे जहां पर केसेस अब प्लेटू हो रहे हैं, यानी कि बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुए हैं। ये क्या संकेत कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, उन राज्यों को जहां पर नंबर्स अभी बढ़ने शुरू हुए हैं, जैसे कि कर्नाटका है और बिहार है, अभी पिछले कुछ दिनों में ही वहां पर नंबर्स बहुत बढ़ने शुरू हुए हैं, और भी ऐसे आंध्र प्रदेश है, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर नंबर्स अभी पिछले हफ्ते 2 दिन में बढ़ने शुरू हुए। उन्हें क्या सीख लेनी चाहिए उन राज्यों से जो लगभग 1.5 से 2 महीनों से इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है उससे डील कर रहे थे? महाराष्ट्र में नंबर घटे थे, लेकिन अब पुनः महाराष्ट्र में नंबर बढ़ना शुरू हो गए हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर निश्चित रूप से प्लेटू से क्या वो काफी नीचे नंबर जा रहे हैं, करीब 3,000 के करीब आज नंबर जो आए। तो मुंबई में जो है, जो उनका जो मॉडल है उसकी तरफ सबको सीख लेनी चाहिए, दिल्ली को भी सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में नंबर घटे थे, अब पुनः ऊपर बढ़ने लगे हैं। हाँ, साउथ के जो राज्य हैं वो कर्नाटका, केरला और अब तमिलनाडु, और ईस्ट की तरफ जाएं तो अब आंध्र प्रदेश है, और ऑफकोर्स जो उड़ीसा है, यहाँ पर नंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्लेटू की तरफ, जो जैसे अभी पीछे मध्य प्रदेश भी प्लेटू की तरफ जा रहा था, पंजाब जा रहा था, पर अब वहाँ भी नंबर बढ़ते हुए, तो ये बीमारी बड़ी पीछे सी है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और ऑफकोर्स नंबर का आकलन भी कि कितने दिन में एक टेस्ट होते हैं, उन पर भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों को डिटेक्ट हम कर रहे हैं। इंडिया बड़ी भारी कंट्री है और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो अभी ये कह पाना। लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली और खास करके मुंबई नंबर 1 पर है, जहां पर कि काफी हद तक ये बीमारी कंट्रोल में आ गई है और उनसे सीखने की बात है। ओके, अशोक हमारे साथ में जुड़ गए हैं पटना से, उनका कोई प्रश्न है? अशोक, पूछिए। सर, मेरा जो है कि 24 तारीख के हम जांच दिए थे, 27 तारीख का हमारा कोरोना रिपोर्ट आया था पॉजिटिव का, और सर हमारा डॉक्टर साहब दवा लिखे, मगर हम सर बहुत वीकनेस महसूस करते हैं आज के डेट में। तो ये तो कोरोना का एक लक्षण होता है, वीकनेस। यदि आपको कोई फीवर नहीं है
आपको कोई खांसी नहीं है, आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो ठीक है, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये जो कमजोरी है कुछ दिनों तक रहेगी, ये हफ्तों रहेगी, हो सकता है कुछ मरीजों को महीनों रहती है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। यदि आपको फीवर अब नहीं आ रहा है और आपको खांसी नहीं आ रही है और आपका ऑक्सीजनेशन ठीक है, तो आप लकी हो। आपका जो कोरोना है वो ठीक होने की तरफ जा रहा है, और आप कोशिश करें कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए। थोड़े बहुत फिजिकल और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है वो करिए, जिससे कि आपका लंग ठीक रहे। आप लकी हैं। ओके, आई होप कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। डॉक्टर मिश्रा, हम हमारे साथ में इससे पहले कि कुछ और भी कॉलर जुड़े हैं, हमने देखा है कि जो नंबर्स अब कुछ राज्यों में काबू होते आ रहे हैं, ये प्लेटू होना या फिर सैचुरेशन होना, पीक होना जिसे कहते हैं, वो क्या लॉकडाउन की वजह से होता हुआ दिखाई देता है, या फिर ये पीक कोरोना वायरस एक लिमिट तक फैलता है, उसके बाद में वो खुद ही अपने आप डाउन हो जाता है? ये क्या कॉम्बिनेशन है? या लॉकडाउन का इफेक्ट दिखता है, अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाएं तो भी क्या इसी पीक पर आकर रुकेगा और नीचे जाएगा? निश्चित रूप से जो ये बीमारियां हैं, पेंडेमिक है, इनका अपना नेचुरल कोर्स होता है, और ये लगता है कि लॉकडाउन से ज्यादा जो बीमारी का अपना नेचुरल कोर्स है वो ये है जहां पर कि हम प्लेटू की तरफ जा रहे हैं। ये पहले आप याद हो, आपसे करीब 15-20 दिन पहले ये स्पेकुलेशन किया जाता था कि मई तक कुछ राज्यों में ये प्लेटू आएगा और फिर घटना शुरू होगा। असल में इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और प्लेटू जो आना है ना, पूरे कंट्री में एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि बीमारी भी जो जिस पर बढ़ रही है वो अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर बढ़ रही है। तो जहां पर पहले शुरुआत हुई है बीमारी की बड़ी तेजी से, वहां पर अब प्लेटू आ रहा है। और मेरा मानना यह है कि एक नेचुरल कोर्स, लोगों में भी एक जागरूकता आई है, लोगों में अभी सारे राज्य हैं बड़ी तेजी से बड़े ज्यादा नंबर में टेस्ट कर रहे हैं, लोगों में भी अब लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और दूसरा जो हर्ड इम्यूनिटी है, कुछ हद तक वो अब धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो आएगी, क्योंकि वैक्सीन के नंबर। और ये भी मैंने देखा, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा कि हमारे हॉस्पिटल में करीब 80-85 लोगों को दोबारा ये अभी कोरोना हुआ है, और वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, उनको 2 बार वैक्सीन लग चुकी है। तो ज्यादातर जिन लोगों में ये बीमारी हुई है वो बड़ी माइल्ड हुई। तो निश्चित रूप से वो जो जिनको माइल्ड हुई है वो डेंजरस इसलिए है कि वो सुपर स्प्रेडर है। यदि बीमारी पता नहीं चली ना तो वो इसको फैलाते रहेंगे, लेकिन वो स्वयं में जो डिजीज है वो घातक नहीं है। तो ये एक आपका क्वेश्चन जो है, फाइनली मैं कहूंगा कि ये नेचुरल कोर्स है इस पेंडेमिक का, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। ओके, डॉक्टर मिश्रा, हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव की चर्चा शुरू हो गई है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और सरकार को उन्होंने कह दिया है कि तीसरी वेव आएगी अक्टूबर के आसपास में, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन के अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन हमें बहुत जल्द से अगले 4-6 महीने में 50-70 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए, इसकी आशंका बहुत कम ही लग रही है। क्या और तरीके किए जाने चाहिए जिससे तीसरी वेव की तैयारी हो सके? देखिए, ऐसा है कि वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी, सरकार इसको बड़ी तेजी से जितने लोगों को वैक्सीन लगा सके लगाए। वो एक हमारे पास रामबाण है, एक अस्त्र है, जिससे कि हम कवच है, जिससे कि हम अपनी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में जिस तरह से कि पहली वेव के बाद गवर्नमेंट और हम सब लोग इस तरह से निष्क्रिय हो गए थे और लगा था कि हमने कोरोना पे का जो वार है उसको जीत लिया, वो नहीं सोचना चाहिए। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी प्रिपेयर्डनेस को हमें ढील नहीं देनी चाहिए। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ये सिम्टम्स उसी तरह से आएंगे, और जो थर्ड वेव आएगी उसमें जो कोरोना है ना वो अपना दूसरा रूप लेगा। हो सकता है कि कुछ माइल्ड भी हो सकता है कि ज्यादा खतरनाक हो जाए। तो उन सबको सोचते ही उस दिशा में हमें सोच की जरूरत है। मास्क तो रहेगा ही रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहनी ही चाहिए, हाथ को सैनिटाइज करके रहना ही है तब तक, पूरे 1 साल अगले साल तक, जब तक ये बीमारी सारी दुनिया से न खत्म हो जाए। ओके, क्या तीसरी वेव ही आखिरी वेव होगी, या फिर जो पेंडेमिक हमने देखा है सेंचुरी में एक बार आता है, वो चौथी 5वीं वेव भी आने के चांसेस होते हैं? कोई भी स्पेकुलेट नहीं कर सकता, जो कि आप ये देखें कि जो स्पेनिश फ्लू आया था, एक आया, दूसरा आया, फिर एकदम से खत्म हो गायब हो गया। क्योंकि कोरोना जो उस समय जो वो वायरस था, जो उसने रूप लिया था, बड़ा माइल्ड सा हो गया, एकदम से डिसअपियर हो गया।
तो हो सकता है कि ये भी वायरस, देखिए अभी लोग कह रहे हैं इस समय ना, किसी में देखिए आपकी पहली वेव आई तो लोग कहते थे कि इसमें एरोसोल से इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वायरस का अपना साइज इतना बड़ा है, उसका वेट इतना जाता है कि हवा में उड़ नहीं पाता, वो जमीन में गिर जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो वायरस में उसका जो वेट है वो कम हो गया है, और अभी एरोसोल, अभी देखा लैंसेट ने पब्लिश किया कि हवा में भी ये वायरस है। तो ये वायरस जो है इसमें अपने उसको अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है, और अब वो आगे जा करके किस तरह का मॉडिफिकेशन करेगा, वो ह्यूमन के लिए डेंजरस होगा या कि वायरस खत्म होने की कगार पे जाएगा, ये सब अभी हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अभी हमें तो अपने थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर करना है। थर्ड वेव के लिए तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड वेव में तैयारी नाकाम और कम दिखी, और इसीलिए काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम थर्ड वेव में, जो कि कहा जा रहा है कि विशेष तौर पर बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा असर दिखेगा। सर, थर्ड वेव पर बच्चों पर असर दिखेगा, ये कॉमन बात है, क्योंकि अब 18 साल से कम वालों को तो वैक्सीनेशन लग नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे वल्नरेबल जो क्लास होगा, जो एज ग्रुप होगा, वो बच्चे ही होंगे 18 से कम। उनके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? अभी 4-6 महीने का समय है, अगर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में सर। तो अमेरिका में ऑलरेडी वैक्सीन इस बारे में ट्रायल होने जा रहा है, जहाँ पर भी बच्चों में वैक्सीन दी जाए उस पर ट्रायल होने जा रहा है। हो सकता है कि अपने देश में भी इसका ट्रायल हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है अभी भी देखिए बच्चे अभी भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो माँ बाप को जैसे जो काम पे जाते हैं वो घर पे आए तो कोशिश ये करें कि बच्चों को एकदम से हग ना करें, उनको प्यार ना करें, कोशिश करें घर के अंदर भी डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। घर में हो सके तो जैसे हम लोग, मैं बताता हूँ, हेल्थ केयर वर्कर हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर, तो हम घर आते हैं तो हम दोनों मास्क लगा के, क्योंकि हमारे सर्वेंट है जो काम करते हैं उनको कैसे बचाया जाए। इसी तरह से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि आज सब कोई कह रहे हैं कि घर के अंदर भी मास्क लगाना उपयुक्त लग रहा है। तो मास्क एक रामबाण होगा, किसी भी बीमारी और किसी को भी अफेक्ट करे, कोई भी वायरस हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, आप हमारे साथ में इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी में जुड़े और दर्शकों के मेडिकल समस्याओं का आपने समाधान निकालने की कोशिश की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप बने